लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसे टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करता है या ट्रांसमिट करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता। अभी यहां पे ये जो डेफिनेशन मैंने पढ़ा, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन अभी इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम एटम्स के ऊपर ऑब्जर्वेशंस करेंगे और उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। इसके दो टाइप्स है, अगर कैटेगराइज करें तो 2 मार्कर क्वेश्चन है, डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जाता है कभी कभी। नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? तो इसमें 2 कैटेगरीज कैसे कर सकते हो आप। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो ये मेरे पास एक प्रोटॉन और यहां पे मेरे पास एक न्यूट्रॉन है और यहां पे आउटर शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो यहां पे 2 होगा। इसके बाद की जो शेल है वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं? तो आइडियल कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो अगर प्रोटॉन का अगर आप सेंटर निकालोगे, ठीक है, या फिर जो पॉजिटिव है उसका अगर आप सेंटर निकालने की कोशिश करोगे तो इसका सेंटर इधर किधर तो है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का भी सेंटर निकालोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो आप, ठीक है, अगर इसको आपने एक लाइन से ज्वाइन किया तो उनका सेंटर किधर आएगा, इधर किधर तो आएगा। और इसके आजू बाजू में भी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, कितने हो गए? 4 हो गए, 5 6 7 और 8, ये ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है। तो मान लो ये 2 कंसिडर कर रहे हो आप, तो इनमें एक स्ट्रेट लाइन खींचो, आपको पता चलेगा वो इधर किधर तो सेंटर है। इनको कनेक्ट करो, इधर सेंटर है, इसको कनेक्ट करो, इधर सेंटर है, और ये दोनों का सेंटर तो यही पॉइंट पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर भी इधर ही आ रहा है। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे पोल ऐसी कोई भी चीज जनरेट नहीं हो रही है। पोल्स हमने देखो ना, डाइपोल देखा था ना, तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तभी जाके इसको पोल जनरेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिंस सेंटर मैच हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये चीज को बोला जाएगा नॉन पोलर। आई एम रिपीटिंग अगेन, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस फॉर्म में पूछते हैं तो आप क्या करोगे, इसे 2 कॉलम्स बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपका, वहां पे आप डायग्राम ड्रॉ करो। 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं आपको। तो पहला डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम में क्या है उसको एक्सप्लेन करो, दैट विल बी योर पॉइंट 1 2। अगर आपको बनाना है तो उसमें से ही बनाओ, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना है। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 2 H है, तो उनका जो सेंटर है वो एक ही जगह पे है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो CO2 है ना, तो C आपका अगर इसका सेंटर इधर है तो O की वजह से भी जो सेंटर बनेगा वो एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे हम ये डायग्राम अगर ड्रॉ किया है तो उसको नाम देना पड़ेगा आपको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सो अल्टीमेटली एक्सप्लेनेशन देखो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड विथ ईच अदर, है ना। सो सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ अ नेगेटिव। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1। अब ये सिंपल सी भाषा में मैंने बताया आपको, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखो ना, एज शोन इन अ फिगर, और लेट अस अज्यूम और सपोज, ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हो वर्ड। सो एज शोन इन अ फिगर वी कैन सी दैट सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, और सेंटर ऑफ अ प्रोटॉन कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ बोल सकते हो। देयरफॉर ईच डाइपोल, ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखते हो ईच डाइपोल, सो यहां पे 0 डाइपोल फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो यहां पे डाइपोल आपका कुछ बनेगा नहीं। डाइपोल मोमेंट जो है P वेक्टर विच इज इक्वल टू Q इंटू 2 है, तो यहां पे कुछ बनेगा नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे दोनों के बीच में डिस्टेंस है नहीं। डाइपोल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग ने देखा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब भी नॉर्मल स्टेट में ये एटम है तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो शायद सेपरेट हो सकता है, वो कैसे हम थोड़े टाइम के बाद देखेंगे। तो इनका अगर आप शेप देखते हो तो ये सिमेट्रिक शेप में, इसको ऑब्जर्व करो, ये सिमेट्रिक शेप है, ये भी सिमेट्रिक शेप है। तो ये बन गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर, पोलर किसको बोलोगे आप, ठीक है। तो यहां पे देखो मेरे पास इनिशियली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब एक सेंटर है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया। सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे, तो ये रेगुलर केस है हमारे पास। यहाँ पे आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अभी मान लो कुछ हुआ और ये 8 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए,
4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इनिशियली मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 8 और 2 10 थे, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 थे। अभी आपने कुछ प्रोसेस किया और उसके वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन देखोगे तो प्रोटॉन्स ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास, 10 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 हटा दिया आपने, मतलब 6 है। तो इसका मतलब अभी क्या होगा, थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा। अभी अगर आप पॉजिटिव का सेंटर निकालोगे तो वो तो इधर ही दिखेगा, लेकिन नेगेटिव का सेंटर जो है वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है आपको, ठीक है ना। तो नेगेटिव का जो है, मान लो ये पोर्शन के इलेक्ट्रॉन्स हट गए तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा पॉजिटिव के जस्ट थोड़ा सा बाजू में, इधर या फिर इधर कोई तो एक जगह पे आपको नेगेटिव का सेंटर दिखाई देगा, और ये दोनों के बीच में एक छोटी सी लेंथ भी होगी, तो एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डायपोल का फॉर्मेशन हुआ है। अभी यहाँ पे एक चीज देखते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं उसको। सो मान लो HCl है आपके पास, तो H और Cl का अगर आप देखते हो तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। ये जो है ये सिमेट्रिक नहीं रहेंगे अभी, और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे एक P वेक्टर जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ऐसा आपको दिखेगा। सिमिलर इज अ केस विद H2O, है ना। तो आपके पास H2O है, यहाँ पे H है आपका, यहाँ पे H है और ऊपर आपके पास O है, तो इनका जो नेट डाइलेक्ट्रिक है वो नीचे की तरफ जा रहा है ना। मतलब अगर आप वेक्टर्स वाला देखते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, जो भी आपको निकालना है इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर ऐसे डायरेक्शन में है और ये भी ऐसे डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट किधर होगा, नीचे की तरफ, दैट इज माई P वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे देखो, अभी वापस डेफिनेशन पढ़ो, इंसुलेटिंग मटेरियल ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो ना क्या हो रहा है, ये एरो से जो P वेक्टर है उससे वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, है ना, विदाउट इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ बन गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये चार्जेस में बन चुका है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में आगे जाके क्या पढ़ोगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो दैट्स व्हाई दैट इज अ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये बन गया मेरा डायग्राम ड्रॉ किया तो उसका नाम लिखो, नाम क्या लिखोगे, इट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, एक्सप्लेनेशन का पार्ट देखो। पॉइंट 1, इन नॉर्मल कंडीशन center of a positive and negative do not coincide with each other, therefore it is having a symmetric shape। ये बन गया मेरा पॉइंट 1। एंड स्पॉन्टेनियस और इंट्रिंसिक और परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसमें होता है। तो स्पॉन्टेनियस परमानेंट क्यों बोला, कभी कभी वो इमीडिएटली थोड़े टाइम के बाद बन जाता है, और परमानेंट मतलब वो लाइफ टाइम भी रह सकता है ये एटम्स के साथ, या ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास उसके साथ। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करी, और उसके बाद उसके जो 2 टाइप्स है, नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया। लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अभी ये क्या चीज है, ठीक है, ये समझने से पहले कुछ बेसिक समझ लो आप। यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो इसके अंदर हम लोग 2 पॉसिबल केस देखने वाले हैं। जो सबसे पहला केस है कि पोलर अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स है तो उसके साथ क्या, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो उसके साथ क्या। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि पोलर मॉलिक्यूल्स में जो सेंटर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो एक जगह पे होता है ना। तो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव का एक जगह पे। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है। अभी मान लो यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है आपका, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर प्लेट्स है समथिंग लाइक दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो ये यूनिफॉर्म काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये जो साइड है नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब अभी सेंटर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, ऐसा आपको लगेगा। अभी पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, और दोनों के बीच में एक छोटा सा लाइन अगर एग्जिस्ट कर दे तो आप बोलोगे ये पोल बन चुके हैं, है कि नहीं। तो ये सबसे पहली बात हो गई। अभी ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अगर मैं एक पूरा एक सॉलिड कंसिडर करूँ और एक पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है मेरे पास, तो उसके अंदर तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे अगर वहाँ पे मॉलिक्यूल्स है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट करते हो, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से अलाइन होंगे और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बनेगा। तो ये हो गई पहली केस। दूसरी केस देखो, मान लो मेरे पास ऑलरेडी समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ तो है, ठीक है, ये अभी पोलर मॉलिक्यूल मेरे पास है और ये रैंडमली किधर भी मूव कर रहा है एक स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप जनरेट करते हो, तो जो पहले ये रैंडमली मूव कर रहा था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
और यही आइडिया है, मैंने अभी आपको जो 1 मिनट में बताया ना, वही चीज़ को किस तरह से लिखा जाता है 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए। एंड दूसरी बात, यही चीज़ को आपको कॉम्पिटिटिव में भी कैसे यूज़ करना है ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव चीज़ ज़्यादा पढ़नी है हमें, थियरी ज़्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग, डेरिवेशंस पूरा डिटेल में कर रहे हैं। इसका फायदा आपको अल्टीमेटली ये होने वाला है कि आगे जाके मैं कॉम्पिटिटिव फिजिक्स भी लेने वाला हूँ, तो वहाँ पे जो ट्रिक्स यूज़ करने हैं हमें, लाइक थियरी कम होगा, डेरिवेशंस बहुत कम होंगे, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो टाइम पे अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपके दिमाग में ना ये पूरा का पूरा जो मेरे बोर्ड के ऊपर पीछे लिखा है ना, वो छप जाना चाहिए कि अरे सर ने ऐसा बताया था। तो लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, हाँ सर ने बताया था, ऐसा ऐसा है, मुझे आता है, अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, और आपका बनेगा क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि समझ ही नहीं रहा है, कुछ रैंडमली पढ़ रहे हो। दैट्स वाई कॉम्पिटिटिव फिजिक्स मैंने पहले स्टार्ट नहीं किया, अदरवाइज मैंने स्टार्ट कर दिया होता। इसलिए ये सब जो है एनसीईआरटी बेस्ड, आपका टेक्स्ट बुक बेस्ड, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग कवर कर रहे हैं, सो दैट अगर आप 2021 में ट्राई कर रहे हो, 2022 में ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ये अच्छे से बन जाए, ये किधर छूट जाना नहीं चाहिए, और एक फिजिक्स पढ़ने का मजा भी आना चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए इतना सब मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ साथ देना। आपको ऐसे नहीं बैठना है, जब भी आप लेक्चर मेरा सुन रहे हो, आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेके बैठना है, आप अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठो, टिक करो कहाँ पे वो रिलेवेंट टॉपिक है कि नहीं। दूसरी बात, आप अपने नोटबुक में जो मैंने पीछे लिखा है ना, वो लिखना स्टार्ट करो, अल्टीमेटली आपके नोट्स बन जाएंगे। तो एक बार आपने सुना, एक बार आपने लिख लिया, खत्म हो गई बात, रिवीजन करते रहो, हो गया काम। एनीवेज चलो, भाषण बंद, पढ़ाई चालू। तो डायग्राम देखो सबसे पहले। अभी यहाँ पे अगर मेरे पास एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है नॉन पोलर, तो हमें पता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव एक ही जगह पे होता है। और ये कब होता है, जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे समझा था। लेकिन मान लो अभी इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्ट करवाया आपने, तो ये जो सेंटर है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये डायरेक्शन में है, तो सर्टनली पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर आ जाएगा, दोनों के बीच में एक छोटा सा लेंथ बनेगा, और ये बनेगा डाइपोल। बिकॉज डाइपोल में क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। एनीवेज, अभी यहाँ पे एक पूरा का पूरा मेरे पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ पे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। सपोज ऐसा कुछ है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ सबका सेंटर एक ही जगह पे है, ऐसा कुछ तो है ना। और अभी ये ऐसे अलाइंड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सटर्नली कोई भी अप्लाई नहीं किया है, तभी जाके ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो, क्या होगा, ये सेंटर जो थोड़ा सा शिफ्ट होगा पॉजिटिव का और नेगेटिव का, और ऐसा कुछ तो बनेगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था समथिंग लाइक दिस, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो पॉजिटिव सारे एक जगह पे आ गए, नेगेटिव उसके अपोजिट में, पॉजिटिव एक साइड पे, नेगेटिव अपोजिट, और ये जो सारे अलाइन हो गए वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो गए, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर हर एक का अगर आप डाइपोल निकालते हो, देखो ना यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव आपको क्या मिलेगा, पी वेक्टर मिल रहा है। पी वेक्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A वेक्टर, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका P, इसका P, इसका P, इसका P, सबका P, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सबके लिए बन गया। सबका सम निकालोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये बन गया एक्सप्लेनेशन आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। तो अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया तो डायग्राम का नाम भी लिखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हो गया आपकी ए डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल अगर आपके पास है तो, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, पोलर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी एक डाइपोल जनरेट होता है या उसके पास होता है। ये डाइपोल क्यों बनता है, क्योंकि कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा अगर हीट दे दोगे ना आप, थर्मल अजाइटेशन बोलते हैं उससे, या एनर्जी अगर उसमें है तो अपने आप पोल्स बन जाते हैं और वो रैंडमली किधर भी मूव कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप कुछ भी नहीं ले रहे हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ऐसा कुछ आप ले रहे हो। हम लोग E0 से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे E0 लिखा, और कोई बात नहीं। एनीवेज, जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखते हो, ये रैंडमली कैसे भी मूव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है भी तो भी वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैसे, देखो ना, यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसका पहले का, फिर दूसरे का ऐसा कुछ तो है, तीसरे का ऐसा कुछ तो है, चौथे का ऐसा कुछ तो है, पांचवे का ऐसा कुछ तो है, छठवा जो है उसका ऐसा कुछ तो है ना। सब एक दूसरे का कैंसिल करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा नहीं, तो P की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ, P की वैल्यू होगी यहाँ पे 0। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लगाते हो समथिंग लाइक दिस, तो ये हो गया आपका E0 वेक्टर की डायरेक्शन। सो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अलाइन होंगे और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आपका वही डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
अभी देखते हैं, ये तो बोल दिया हमने, लेकिन बोलने से काम नहीं होता, एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो इतना सारा क्यों लिखा है? सो दैट एग्जाम में क्या लिखना है वो आपको पता चले, कीवर्ड्स आपके दिमाग में फिक्स रहे। बाकी की जो चीज़ है वो आपको खुद के लैंग्वेज में लिखनी है। ऐसा मत करो लाइन टू लाइन बाय हार्ट करो, नहीं करना है, बाय हार्ट नहीं करना है आपको, याद मतलब समझ के लेके करना है। डायग्राम पता है, कितना भी मतलब डायग्राम आपके सामने हो, डायग्राम से लिखने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, और लेक्चर्स मेरे देखते रहो, आपको अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन में मेरे पास दो है, एक है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर, है ना। तो सबसे पहले लिखा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव okay, in the absence of external electric field, centers of a positive and negative coincide each other. But when we apply external electric field जब भी अप्लाई करोगे तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थोड़े से शिफ्ट होंगे, और वहां पे आपको एक टाइनी डाइपोल मिलेगा। तो टाइनी डाइपोल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ढूंढता है ये वर्ड। देयरफॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? ये जो आपके पास एक सिंगल एटम जो है उसको खींचता है अपने डायरेक्शन में। तो जब ये खींचता है तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए, है ना। तो मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है इट पुल्स द सेंटर्स अपार्ट, सेंटर्स को दूर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे मटेरियल का एक इंटरनल बैलेंसिंग फोर्स भी होता है जो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड। तो यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों को एक दूसरे से अपार्ट होने से रोकने वाले। सो ये हो गया बैलेंस करने के लिए और इक्वल करने के लिए। अदरवाइज टूट के दूर जाता ना, पॉसिबल है क्या ऐसे? एनीवेज नहीं होगा ऐसे। नेक्स्ट है मेरा पोलर डाइलेक्ट्रिक। सो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये जो डाइपोल मोमेंट्स है वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड। सो यहाँ पे परमानेंट डाइपोल आपको दिखने में नहीं मिलेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रैंडमली मूव कर रहा है ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। सो टोटल P इज अ जीरो। सो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपकी जीरो हो गई। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं और आप बोलते हो पोलराइजेशन आ गया। पॉइंट नंबर 3, अभी यहाँ पे कितना पोलराइजेशन आएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर कि कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्ट्रेंथ करके रखा है, और यहाँ पे ये जो इंटरनल एक फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर इंसर्ट कर रहा है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज रिलेटिव स्ट्रेंथ बिटवीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच अलाइन एंड थर्मल एनर्जी विच इज टेंडिंग टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर आपका पोलराइजेशन डिपेंड करता है कि कितना होगा वो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, देयरफॉर ईच मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस अ टाइनी डाइपोल विच इज अ पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू इट। तो मतलब जितना आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके प्रोपोर्शन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। एनीवेज अभी देखते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है। सो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला आपको रटना है, इसका डेरिवेशन कैसे आया आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको ऊपर वाले पॉइंट में एक चीज़ उन्होंने बोली है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके प्रोपोर्शन में होता है। सो P इज इक्वल्स टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। अल्फा ये कांस्टेंट है जिसको एटॉमिक या फिर मोलेक्युलर पोलराइजेबिलिटी ऐसे बोलते हैं अल्फा। सो अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए कभी कभी बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, नॉट स्टेट लेवल लेकिन जेई मेंस नीट पहले IIEEE करके एग्जाम होती थी, उसमें ऐसे सब कांस्टेंट जो होते थे ना उनका डायमेंशन वो पूछ लेते थे, एक फैक्चुअल काइंड ऑफ अ डेटा है। सो अल्फा इज अ P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। उसमें प्रॉब्लम ये होता था बच्चों को पोलराइजेबिलिटी बोलते किसको है यही नहीं पता है। सो एनीवेज अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो P क्या होता है ना, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ये जनरल फॉर्मूला है। सो कूलोम मीटर एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर n-1 m-2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज ना, सो न्यूटन पर कूलोम। तो यहाँ पे कूलोम जितना भी है वो सब कट हो जाएगा, ठीक है, और न्यूटन कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, मीटर क्यूब। सो अल्फा का डायमेंशन होगा m0 L3 T0, है ना। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है। सो एनीवेज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी आपको अच्छे से समझा ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। Let us discuss another important concept, non-polar dielectric slab placed in external electric field between two plates। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले रफ आइडिया समझ के लो जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद फेयर वर्क देखेंगे। देखो मेरे पास एक पॉजिटिव ऐसी प्लेट है, मेरे पास ऐसी एक नेगेटिव प्लेट है,
तो सर्टेनली दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो ये डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको E0 वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब जगह पे होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, एक हम लोग हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे एटम्स है, और जब भी आप एटम्स का स्ट्रक्चर लेते हो, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलर कंसिडर कर रहे हैं। तो जब भी आप पोलर कंसिडर करते हो तो इनिशियली उसके जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो वो एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो हम लोग कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको अलाइन करके हम लोग ये कंडीशन ले रहे हैं। तो एनीवेज ऐसा कुछ दिखेगा, वो माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस, और ये होते रहेगा, है ना, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। ओके, एनीवेज अभी हमें क्या करना है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है ना, इसमें से कोई तो एक सेक्शन लो, आप जो भी आपको चाहिए। आप इतना सेक्शन भी कंसिडर कर सकते हो, आप इतना सेक्शन भी कंसिडर कर सकते हो। हम लोग इतना सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इतना अगर आप सेक्शन कंसिडर करते हो तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए, एंड में जाके क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरी बात यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक जो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करता है क्या। ठीक है, चार्जेस को तो मूव नहीं करवाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े लेवल पे, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जैसा वो एक्ट करेगा क्या। तो यहाँ पे E0 है, तो हमें ये फाइंड करना है ये जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है क्या, और अगर वो बन रहा है तो फिर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो E0 और जो अंदर वाला अगर बन गया तो उसके माइनस में होगा, यह हमें चेक करना है। तो इसके लिए तो इतना सब कर रहे हैं हम लोग। एनीवेज, तो ये थी जनरल आइडिया। लेट्स सी द एक्चुअल पार्ट। डायग्राम देखो, मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स है और बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 वेक्टर से हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है। हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक पूरा स्ट्रक्चर ले रहे हैं जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ऐसा हमारे पास है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमें क्या करना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये तो सब हमारे पास है। अभी हम लोग ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हो, ये ऐसी कुछ तो बन जाएगी। ठीक है, मतलब पहले ये नॉन पोलर थी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह पे थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से इनका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ है। अभी आप बोलेंगे सर फिर वो वाला डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ किया, कितना डायग्राम ड्रॉ करोगे, एग्जाम में 2 मार्क के लिए आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग नाम की भी तो कोई चीज होती है। पहले ये ऐसे नहीं था, पहले ये सेंटर में थे, नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर एक जगह पे था, लेकिन जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे क्या होगा, थोड़ा सा दूर जाएगा और ऐसा कुछ तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो डायरेक्टली हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं, समझ रहे हो। ओके, नहीं तो कुछ बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप नॉन पोलर ऊपर लिखा है और इधर पोलर ड्रॉ करके रखा है। नो, पहले ये पोलर था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से नॉन पोलर होता है। एनीवेज होता है, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, तो लाइक मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन आप पूछने वाले हो, तो अल्टीमेटली अगर मैं ही पहले से बता दूं तो आधे डाउट्स कम हो जाएंगे। एनीवेज, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। हम लोग ABCD ऐसी वो स्लैब का नाम रख रहे हैं। अभी कोई भी आप एक एटम कंसिडर करो तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, डाइपोल है, तो डिस्टेंस जो है x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्टेंस जो है वो x से रिप्रेजेंट किया है हम लोग ने। एनीवेज, सो यहाँ पे अगर मुझे डाइपोल निकालना है तो कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू Q इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हैं ना, बिकॉज x डिस्टेंस है आपका। तो ये एक एटम के लिए होगा। तो अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के लिए चाहिए, एक पूरा का पूरा ह्यूज वॉल्यूम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गई पहला पॉइंट। लेट अस डिस्कस क्या क्या है। सो लेट ऑल एटम्स गेट्स पोलराइज्ड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. So center of a positive and negative charges gets displaced and we get electric dipole moment P for a individual atom which is represented by P is equals to Q into X. यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इफ n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो एक पूरा वॉल्यूम आपने कंसिडर किया, तो वॉल्यूम के अंदर क्या बहुत सारे ऐसे होंगे ना, ये तो 2 डायमेंशन में है, एक्चुअल में इसका वॉल्यूम होगा तो 3 डायमेंशन में होगा, तो वॉल्यूम लिखना पड़ेगा आपको, है ना, बड़ा सा स्ट्रक्चर. सो कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी P इज गिवन बाय n इंटू P. तो स्मॉल p क्या रिप्रेजेंट करता है, एक छोटा सा आपने ड्रॉ किया था वो, कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे कितने सारे हैं और इनका प्रोडक्ट ही कैपिटल P से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो P के जगह पे क्या लिखोगे, Q इंटू एक्स जो ऊपर लिखा है, तो ये हो गया टोटल डाइपोल मोमेंट डेंसिटी. एनीवेज, तो ये हमने लिख दिया. सो यहाँ पे P रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो ये P को क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ये नंबर है, ठीक है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम.
तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, और पी क्या है, कूलोमीटर। सो कूलोमीटर अपॉन मीटर क्यूब कट हो जाएगा, कूलोम अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसको ही बोलते हैं कूलोम अपॉन मीटर स्क्वायर किसके जैसा है, चार्ज पर यूनिट एरिया के जैसा है क्या। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को ही आप क्या बोलते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप सिग्मा आई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। सो क्यू आई अपॉन ए, क्यू आई क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने सारे चार्जेस है, और एरिया, आप एरिया क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज ये कट हुआ इसलिए आया, समझ रहे हो ना आप। एनीवेज, लेट स्मॉल वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस, तो ये डायग्राम में जो आपको लाइंस दिख रहा है वो वॉल्यूम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। देयरफॉर नेट चार्ज, अगर आप देखते हो वो लाइन पे, तो नेट चार्ज तो आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो देखो ना, ये पूरा अगर आप ये डॉटेड लाइन के अंदर अगर देखते हो तो जितने भी पॉजिटिव उतनी इक्विवेलेंट नेगेटिव आपके पास है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन वहां पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सिंस पॉजिटिव सिट्स क्लोज टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के नजदीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के नजदीक है, तो एवरी जगह पे अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन रहा है। देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टीमेटली क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है। अभी सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर, अभी यहाँ पे अगर आपने ये ऊपर वाला सरफेस लिया और एक एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकाला, इलेक्ट्रिक वेक्टर ये डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आगा, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। सो एनीवेज ये एक इतना ज़्यादा यूजफुल पॉइंट नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी बुक्स में लिखा है तो इसलिए ले रहे हैं। सो सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नो चार्ज डेंसिटी, है ना, तो वहां पे कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 में देखो, अभी अगर आप ए बी एंड कंसिडर करते हो ना, तो ए बी एंड के एक जगह पे देखो आपको सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं, और जो सी डी है उसके जगह पे आपको सारे के सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो अगर इक्विवेलेंट नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अंदर क्या जनरेट करेंगे, या पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, जिसको आप ईपी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो देखो E0 वेक्टर मेरे पास है, और हम लोग ने एनालिसिस करते करते कहां तक पहुंचे, ईपी वेक्टर हमारे पास मिल गया है। सो एनीवेज, सो नेगेटिव एंड AB के यहाँ पे है और पॉजिटिव एंड DC के यहाँ पे, और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये इंडिविजुअली न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल कौन से है, सिर्फ अंदर वाली न्यूट्रल है, जो एकदम बाहर वाले वो न्यूट्रल है नहीं। सो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, एंड इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज और पोलराइज्ड चार्ज, है ना। सेटअप EP वेक्टर विच इज अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन बाय E0 माइनस EP, और इसको इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, और इसकी वैल्यू सर्टेनली कम होगी, विच इज डिक्रीज्ड इन वैल्यू। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था, देखो अगर मेरे पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अंदर अगर मैं कंडक्टर रखता हूं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो आ जाती है ना। लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंसिडर करो तो वहां पे आंसर जीरो नहीं आ रहा है, आ रहा है कि जीरो नहीं आ रहा है, तो दैट्स व्हाई डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, ऐसा बोला जाता है। गॉट द पॉइंट, ओके चलो। सो ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, अगर आप सिग्मा के टर्म्स में उसको निकालना चाहते हो तो। सो 1 अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा आई की जगह पे क्या लिख सकते हो, क्यू आई अपॉन ए। सो यहां पे आप लिख सकते हो पी अपॉन ई, ठीक है। सो क्यू आई अपॉन ए की वैल्यू ही पी के इतनी है, सो दैट्स वाई हम लोग वहां पे पी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कैपिटल पी है वो। सो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेंसिटी कैपिटल पी को बोला जाता है, ये कैपिटल पी है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, एनीवेज इसको भी थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। सो कैपिटल पी और स्मॉल पी को सही ढंग से लिख के आना। सो वी कैन से दैट E नॉट अपॉन E इज इक्वल्स टू K, तो ये एक रिलेशन हमारे पास है। सो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने प्रॉपर डिस्कस किया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या बनता है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करता है क्या, तो आंसर इज अ यस। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या चीज है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होता है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग उतना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्ट्रांग। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। सो हमारे पास एक रिलेशन है जो हम लोग ने लिखा था, EP इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन, तो वहां पे क्या था, EP अपॉन P एप्सिलॉन, ये हमारे पास है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन इंटू E होगा, है क्या नहीं। तो अगर मेरे पास ऐसा रिलेशन है, सो P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू E, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सिंबल को अगर आपको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, दैट इज अ चाय। तो ये जो X जैसा सिंबल इसको चाय बोलते हैं, और इसका मतलब है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाइपोल। सो एनीवेज इसको रीअरेंज करोगे तो चाय एप्सिलॉन E ऐसा इक्वेशन मिला। अभी ये क्या है, ठीक है, ये ससेप्टिबिलिटी ये क्या चीज है, ये डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल कैसा है।
जब भी आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी वो कितना जनरेट कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो ससेप्टिबिलिटी ऐसा बोलते हैं। सो डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम में जो चाय है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो अलग अलग मटेरियल के डेफिनेटली उसकी वैल्यू अलग अलग है। सिंस P इज अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एंड P का ही और एक वैल्यू है चाय एप्सिलॉन ई, तो अगर ये दो वैल्यूज है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी E इज इक्वल टू E0 माइनस EP, तो EP के जगह पे क्या लिखोगे P अपॉन एप्सिलॉन, तो लिख दिया एप्सिलॉन ई नॉट, तो आपके पास है P के जगह पे क्या लिख सकते हो, आपके पास दो पॉसिबल इक्वेशंस है, तो इसमें से ये वाला लिखते हैं बिकॉज ससेप्टिबिलिटी के टर्म में हमें फाइनल आंसर चाहिए। सो ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन ई अपॉन तो ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ई नॉट माइनस साई इंटू ई। तो रीअरेंज करते इक्वेशन को, E0 एक जगह पे और ये बाकी का पूरा टर्म दूसरे साइड पे जाएगा। सो E0 इज इक्वल टू ई प्लस साई ई विच इज इक्वल टू E1 प्लस साई। तो ये बन गया है मेरे पास एक इक्वेशन। अभी रीअरेंज करते ई नॉट अपॉन ई के टर्म्स में। सो ई नॉट अपॉन इक्वल टू 1 प्लस चाई विच इज इक्वल टू के। तो ये बन गया एक इक्वेशन 1 और 2 मार्कर के लिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चों के 1-2 मार्क जाते हैं ना वो यही सब इक्वेशन में जाते हैं, क्योंकि जनरली आपका जो फोकस होता है वो गॉस थ्योरम पूछा आपको आता है, उसके बाद कुलोम्स लॉ पूछा आता है, कैपेसिटर पूछा आता है, ये सब डाइलेक्ट्रिक स्लैब वगैरह पूछा तो बच्चे नहीं लिख पाते। मोस्ट ऑफ द बच्चे मैंने देखे जब भी पेपर चेक किए यहाँ पे कुछ भी लिख के आते हैं, और सर्टनली वो जो 1-2 मार्क होते हैं ना जो सबके जाते हैं 99 जब भी फिजिक्स में मिलते तो 1 मार्क इधर ही जाता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इतना कुछ फोकस नहीं देते आप, रिवीजन में भी इतना नहीं आता। तो जब ये रिवीजन करोगे ना सेकंड थर्ड टाइम तभी उल्टा रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करते इफेक्टिवली उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो आपको ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बारे में एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है। आई होप सो ये आपको समझा। नेक्स्ट देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये चीज का क्या मतलब है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है ना, मतलब मेरे पास एक रबर है, उसको खींचो आप, एक पॉइंट तक तो कुछ नहीं, वो आराम से खींच जाएगा, लेकिन और जोड़ा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएगा। मतलब एक पॉइंट के बाद वो टूट रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ एक पॉइंट तक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का भी मतलब यही होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो कोई भी अगर मेरे पास मटेरियल है तो इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक किए बिना जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर सकते हो वो चीज को ही बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगेन 1 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपरली लिखने आना चाहिए। लेट अस ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक कैपेसिटर दिया है, यहाँ पे देखो पहले रफ वर्क, ठीक है। मेरे पास कैपेसिटर है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसके ऊपर ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है और सर्टनली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे इन बिटवीन पहले कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो एयर है या फिर वैक्यूम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके पास, जिसको आप E से रिप्रेजेंट कर रहे हो, E0 से रिप्रेजेंट करो। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये करना है कि कैपेसिटर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो बीच में अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब रखी तो फिर कैपेसिटर बढ़ेगा या कम होगा, ये हमें देखना है। एनीवेज, तो हम क्या करने वाले हैं, बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे। जैसे आप कंडक्टिंग स्लैब रखते हो क्या होगा, ये कंडक्टिंग स्लैब में पहले तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, ठीक है, तो पहले यहाँ पे इसका जो फर्स्ट सरफेस है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो दूसरा सरफेस है वहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। तो यहाँ पे पहले D ये डिस्टेंस था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ये कंडक्टिंग स्लैब की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो D माइनस T इतने ही इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके वजह से कैपेसिटर कुछ तो अफेक्ट हो रहा है, और वही चीज हमें देखनी है। तो ये रफ वर्क था, अभी देखते हैं फेयर वर्क। थोड़ी सी बड़ी डायग्राम ड्रॉ की है यहाँ पे, तो D रिप्रेजेंट दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। सो यहाँ पे एक प्लेट है प्लस Q से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे यहाँ पे आपके पास चार्ज माइनस Q है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने E0 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में, और यहाँ पे ये वैक्यूम या फिर एयर में आपने रखा है। अभी इसमें कंडक्टिंग स्लैब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिसका एक थिकनेस है T। तो जैसे आप कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हो तो इसका एक जो सरफेस है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जो दूसरा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर ये डायरेक्शन में बन जाएगा आपका। तो एनीवेज डायग्राम ड्रॉ किया है, डायग्राम का लेवल आपको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी एक्सप्लेनेशन का पार्ट। तो पॉइंट 1 जो डायग्राम में दिख रहा है वो खुद के लैंग्वेज में लिखो, रट्टा नहीं मारना है।
So let C represent capacitance of a plate, A represents area, D represent distance between the plates and placed in a vacuum or air. So initially कैपेसिटर, ठीक है, जब भी कंडक्टिंग स्लैब नहीं था तो C नॉट से रिप्रेजेंट किया है विच इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और प्लस Q क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब है यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो D माइनस टी इसमें ही एग्जिस्ट कर रहा है। सो अभी हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है और पोटेंशियल का एक डिफरेंस देखना है हमें। सो V इक्वल्स टू E0 D माइनस टी। सो V का फॉर्मूला आपका होता है ना, तो वही आपने यूज किया है, E इज इक्वल टू V अपॉन D होता है, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, लेकिन जो डिस्टेंस है वो D माइनस टी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे आप लिखोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। तो ये बन गया मेरा V की वैल्यू। सो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसके जगह पे आप Q अपॉन ए लिख सकते हो, सिग्मा इज Q अपॉन ए। सो वो आपने लिख दिया यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, लेकिन C के जगह पे आप Q अपॉन V लिख सकते हो, है कि नहीं। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V के जगह पे आप पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, Q विल गेट कैंसल, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी। तो ये बन गई C की वैल्यू, है ना। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई तो एक टर्म आया है जो D माइनस टी के बराबर है। तो पहले अगर यहाँ पे D की वैल्यू 10 लेते हो और थिकनेस है ना अगर 7 है या 8 है, ऐसा कुछ तो अगर आप ले रहे हो, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन अगर 10 लिया हो तो कुछ आंसर आता, और सेकंड केस में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 8 लोगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, है ना। तो वही तो हमें वेरीफाई करना है। नेक्स्ट देखो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, अभी यहाँ पे कुछ नहीं रीअरेंज करना है, D 1 माइनस टी अपॉन डी, मतलब D को साइड में लिया है इन्होंने, क्यों, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। सो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये है कैपेसिटर की वैल्यू ओरिजिनल, सो C नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। तो यहाँ पे देखो C की जो वैल्यू है वो सर्टनली C नॉट से बड़ी है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर इंक्रीज कर सकते हो, कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन प्लेट्स। और जब भी T की वैल्यू D के बराबर कर दोगे तो कैपेसिटेंस आप इनफाइनाइट करवा सकते हो, ठीक है ना, इतना जरूरत नहीं होता। लेकिन अगर आप एक कंडक्टिंग स्लैब बीच में रख देते हो तो सर्टनली आपका कैपेसिटर जो है वो बढ़ने वाला है। लेट अस डिस्कस द अनदर कॉन्सेप्ट, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मान लो आपके पास कैपेसिटर है और बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है। तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए हम लोग ने देखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से क्या इफेक्ट होगा ये भी हमें चेकआउट करना है। तो मान लो सेम सेटअप है, मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज है प्लस Q माइनस Q और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0 जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये दोनों के बीच में। अभी इसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, तो हमने देखा है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहां पे क्या जनरेट होता है, डाइपोल्स जनरेट होते हैं। तो एक साइड जो होगी वहां पे पूरा पॉजिटिव होगा और जो दूसरा होगा वहां पे पूरा नेगेटिव होगा, इन बिटवीन जो है वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ये हमने देखा है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो फिर आप जाके वो वाला एक पार्ट देख लेना जो इसके प्रीवियस पार्ट में होगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ईपी के बराबर है, ऑलरेडी हम लोग ने देखा है। एनीवेज सो ईपी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स यहाँ पे जो बन रहा है इसकी वजह से बन रहा है, देखो ये प्लस है माइनस है, ईपी वेक्टर बनेगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस ईपी। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल की वजह से एक बनने वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो स्लैब आपने रखी है उसका थिकनेस है T और जो कैपेसिटर है उसका जो डिस्टेंस है उसको D से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो गया बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया है तो उसका नाम लिखना जरूरी है, तो जो क्वेश्चन है वही वापस लिख दो, है ना। सो एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 1 आप अपने लैंग्वेज में लिखो, जो भी आपको दिया है डायग्राम में वही आपको लिखना है। लेट C नॉट ए डी, C नॉट रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर और A एंड D रिप्रेजेंट इट्स एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स प्लेस्ड इन अ वैक्यूम और एयर। सो C नॉट इज एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये हो गया कैपेसिटर एंड प्लस Q रिप्रेजेंट करता है कितना चार्ज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E0 माइनस ईपी एंड आउटसाइड तो वो E0 के बराबर ही है, E नॉट के बराबर ही है। अभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना एक इक्विवेलेंट चैलेंजिंग पार्ट है। क्यों चैलेंजिंग पार्ट है, बिकॉज ये आपको लेना पड़ेगा और ये वाला लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका टोटल पोटेंशियल निकलेगा, है ना। तो ये वाला जो बचता है वो किसके बराबर है, वो E नॉट और E के बराबर है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू होगी E नॉट D माइनस टी के बराबर, मतलब जो आपका D है और D है ना, इसको हटा दो तो फिर ये बचेगा और जो सेंटर वाला है वो दैट इज E इंटू टी, ये E इफेक्टिव है कि नहीं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट V। तो ये पूरे डेरिवेशन में यही एक स्टेप इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझते। पोटेंशियल कैसे निकला, वन मोर टाइम, हमें टोटल चाहिए ना,
लेकिन अभी ये वाला और ये वाला ऐसा अलग है, तो जो बचा हुआ है वो कैसे निकाल सकते हैं, डी माइनस टी करोगे तो जो बचा हुआ है वो निकालेंगे, और सेंटर वाला तो है जो हम लोग ई इफेक्टिव और टी के हिसाब से निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन हमें ये पता है ई नॉट अपॉन ई की वैल्यू एप्सिलॉन और के बराबर होती है, ये हम लोग ने देखा है डेरिवेशन। तो ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई इफेक्टिव इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के बराबर हो गई। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, है ना। तो ये वैल्यू v वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तो v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई की जगह पे क्या लिखोगे, ई नॉट अपॉन के इंटू टी। तो ये आपने तो लिख दिया, ओके, विच इज इक्वल्स टू v इज इक्वल टू ई नॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये बन गया आपका v का इक्वेशन। सो v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बन गया आपका v का इक्वेशन। अभी हम लोग देखते हैं v के हिसाब से हमें c निकालना है, लेकिन सबसे पहले जो ई नॉट है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच का अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। ये डेरिवेशन आपने गॉस लॉ में पढ़ा होगा। एनीवेज, सो Q अपॉन ए, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय Q अपॉन ए। तो सब्स्टिट्यूट करते ये वैल्यू यहाँ पे, सो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई नॉट की वैल्यू बन गई। तो V इज इक्वल टू ई नॉट मिल गया हमें, सब्स्टिट्यूट करते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये बन गया मेरा एक V का इक्वेशन। अभी हमें कैपेसिटी निकालनी है। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन देम, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सो Q अपॉन V की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ये पूरा का पूरा सेक्शन सब्स्टिट्यूट करोगे, तो करो ना। सो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इसमें से Q विल गेट कैंसल, और ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो C की वैल्यू बनेगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये था इक्वेशन। तो यहाँ पे लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसमें क्या किया आपने, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, एक इंटरनल इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है यहाँ पे जो E0 माइनस EP के बराबर होता है। आपको एक V निकालना पड़ता है, तो V निकाला आपने, और उसके बाद आपने ई नॉट की वैल्यू निकाली जो V के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की। एंड में जाके Q इज इक्वल टू CV होता था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। चार्ज तो आपके पास Q तो कांस्टेंट है, तो V के जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट किया। फाइनल आंसर आपको क्या मिला है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अभी यहाँ पे अलग अलग पॉसिबल केसेस है, वो भी हमें देखने हैं। लेट अस डिस्कस फ्यू केसेस। सो सबसे पहले अगर यहां पे पूरा का पूरा आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है ना, मतलब जो D है उतना ही डिस्टेंस के इक्विवेलेंट ये जो प्लेट है जिसका थिकनेस T था वो पूरा आपने भर दिया, तो अभी क्या फर्क पड़ेगा। सो इफ D इक्वल टू T, दैट इज अ स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर्स, कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक। सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी अपॉन टी प्लस के, ये अपने पास जनरल फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, D और T को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा, और यहाँ पे T के जगह पे D सब्स्टिट्यूट करना है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के। सो रीअरेंज करोगे, सो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के, तो ये किसके बराबर है, C नॉट के बराबर है इंटू के, है ना। तो मतलब C की वैल्यू होगी आपकी C नॉट इंटू के बराबर, और वैल्यू ऑफ के जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसके हिसाब से फिर आपका जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू आपको अलग अलग दिखाई दे सकती है। अभी दूसरा उन्होंने क्या बोला है, ये जो बीच का स्पेस है वहां पे आप अलग अलग थिकनेस के स्लैब्स रखो डाइलेक्ट्रिक के ही। तो अलग अलग थिकनेस के रखोगे तो ये क्या है, ठीक है ना। तो पहले आपने स्लैब रखा T1 थिकनेस का जिसका कांस्टेंट है K1, T2 थिकनेस कांस्टेंट K2, अप टू डॉट 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 Tn। तो ऐसे बहुत सारे रख दिए, तो Tn तक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो बनेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn। कुछ नहीं, ये इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये इक्वेशन बन चुका है आपका, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव D और T के वैल्यूज तो निकल गए, है ना, बिकॉज ये T1 T2 T3 ये अल्टीमेटली हटा देगा D को आपके। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अगर आप बहुत सारे कैपेसिटर्स लेते हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हो, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने कैपेसिटर्स रखे हैं और कैपेसिटर्स का एरिया है A1 A2 A3, एंड जो कैपेसिटर्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप D रख रहे हो, वो आपने कांस्टेंट रखा है। तो C की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखो ना, यही फॉर्मूला आप लो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। और यहाँ पे A1 को अरेंज करना है हमें, तो ये A1 K1, देखो ना A इंटू के बचा यहाँ पे, तो A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस डॉट 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 AN KN। तो एनीवेज, तो ये बच गया आपका अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो। नेक्स्ट है आपके पास, लेकिन अगर एरिया 1 एरिया 2 अप टू एरिया n जितने भी कैपेसिटर से अगर उनका एरिया सेम है एंड उसकी वैल्यू अगर आप a अपॉन के बराबर लेते हो, तो अल्टीमेटली a के जगह पे A1 K
A2K ऐसा सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, देखो। सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू N, तो ये रीअरेंज किया आपने इक्वेशन। सो एनीवेज सॉरी A अपॉन K नहीं, A अपॉन N। सो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और ये A1 A2 A3 ये सब कॉमन लिया, सो A अपॉन N K1 प्लस K2 अप टू Kn, तो ये बन गया आपका N कैपेसिटर्स अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख रहे हो तो। एंड लास्ट है कैपेसिटर्स फिल्ड विद द कंडक्टिंग स्लैब, तो K इक्वल टू अगर इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप लेते हो तो आपके पास ये इक्वेशन है जो आपने कैलकुलेट किया था, C नॉट इक्वल टू C अपॉन D माइनस टी, ऐसा कुछ तो मिला था। तो रीअरेंज करते इक्वेशन को, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है C इज इक्वल टू D अपॉन D माइनस टी इंटू C नॉट, तो यहाँ पे C की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन C नॉट, सो कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ D अपॉन D माइनस टी, तो ये जो फैक्टर है इसके हिसाब से आपकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो अभी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन देम, तो पूरा डेरिवेशन देखा और उसके बाद 4 पॉसिबल केसेस देखे। लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर के अंदर अगर एनर्जी स्टोर्ड की है तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रफ वर्क देखो, हमें क्या क्या करना है। सपोज मेरे पास ऐसी 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे दे रहे हैं। तो मान लो यहां से एक चार्ज आपने दे दिया पॉजिटिव और यहां पे एक नेगेटिव बन गया, तो यहां से आप क्या कर रहे हो, एक चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो। और ये कब तक कर रहे हो चार्ज ट्रांसफर, जब तक यहाँ पे पहली प्लेट पे टोटल चार्ज प्लस क्यू नहीं बनता और दूसरे प्लेट पे टोटल चार्ज माइनस क्यू नहीं बनता तब तक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक चार्ज अप्लाई कर रहे हो दोनों प्लेट्स के ऊपर, एक से चार्ज निकाल के दूसरे के ऊपर डाल रहे हो, ठीक है। यहां से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अगर आपने इधर डाला है तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा ना, तो सेम आप बहुत बार करोगे इसे, तो यहाँ पे आपको टोटल पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे टोटल नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक वर्क डन कर रहे हो। तो मान लो आपने एक छोटा सा चार्ज DQ भेजा था, है ना, सो DW आपको मिलेगा पहले, और उसके बाद ये DW को आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि Q की वैल्यू जो है वो आप 0 से लेके Q तक लेने वाले हो, तो ये वर्क डन मिलेगा और वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये था ओवरव्यू। अभी देखते हैं फेयर वर्क डायग्राम। देखो मान लो मेरे पास 2 प्लेट्स है, तो एक प्लेट से आपने एक चार्ज उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। जब भी आप चार्ज वर्ड यूज कर रहे हो तभी आप नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे उठा के लेके आ रहे हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज था DQ, ऐसे करते करते आप बहुत सारे DQs लेके आए, तो अल्टीमेटली समेशन ऑफ DQ को आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, Q रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना, टोटल चार्ज। सो एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 1, लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स, है ना, 2 कंडक्टर्स है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D एंड वी आर गिविंग अ चार्ज ऑफ प्लस Q एंड अल्टीमेटली माइनस Q यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट पे बन रहा है। एनीवेज, सो टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी, लेट फर्स्ट एंड सेकंड जो प्लेट्स है वो इनिशियली अनचार्ज्ड है, मतलब देखो ना नॉर्मल प्लेट्स ली थी, कुछ भी चार्ज नहीं था उसके ऊपर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चार्ज उठा के फर्स्ट से सेकंड पे डाल रहे हैं। तो ये जो है ना वो DQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, DQ मतलब एक छोटा सा चार्ज, और ये हम लोग 1 से 2 तक भेज रहे हैं। और ये कब तक भेज रहे हैं, जब तक 1 का टोटल चार्ज प्लस Q के बराबर नहीं होता और 2 का सेकंड का जो चार्ज है वो माइनस Q के बराबर नहीं होता। तो ये आपने पॉइंट नंबर 2 रिप्रेजेंट किया। अभी आप देखो पॉइंट नंबर 3, ओवरऑल जब तक आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो तब तक फर्स्ट प्लेट आपकी हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगी और ये हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होगी। सो फर्स्ट इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल, सेकंड इज ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल। सो वर्क डन इज एक्सटर्नली ट्रांसफरिंग ईच इंस्टेंटेनियस चार्ज DQ। सो V की वैल्यू आपके पास Q अपॉन C, ये हमें लगने वाली है। तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा आपका V इंटू DQ, है ना। तो ये वर्क डन की एक वैल्यू है, हमें पता ही है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है आपका वर्क अपॉन चार्ज, और जो चार्ज आप मूव करवा रहे हो उसके ऊपर आप बात कर रहे हो। सो DW इज इक्वल टू V इंटू DQ, तो V की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की Q अपॉन C इंटू DQ। तो ये स्मॉल DW है, आपको क्या करना है, उसको बड़ा करना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेट करो, सो W इज इक्वल टू टोटल वर्क है इंटीग्रेशन ऑफ DW, और चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो चार्ज पहले 0 था और उसके बाद Q तक आप ट्रांसफर कर रहे हो। सो 0 से Q तक ट्रांसफर किया आपने चार्ज, सो Q अपॉन C इंटू DQ। सो यहाँ पे आप 1 अपॉन C कॉमन लोगे, DQ का जो इंटीग्रेशन होता है वो Q स्क्वायर अपॉन 2 होता है, Q DQ का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे Q की वैल्यू 0 से लेके Q तक है, हाफ ऑफ, इसको सॉल्व करो आंसर आएगा Q स्क्वायर अपॉन C। देखो ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 आता है, तो ये बन गया आपका W का वैल्यू। सो वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज इक्वल टू U इज इक्वल्स टू
हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्यू के जगह पे आप सी वी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो सी वी सब्स्टिट्यूट करोगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो एक सी कट हो जाएगा तो सी वी स्क्वायर। और यहाँ पे सी वी स्क्वायर को सी वी इंटू वी के हिसाब से भी लिखा जा सकता है, तो अगर ऐसे लिखा तो सी वी के जगह पे क्यू लिख सकते हो। तो मतलब क्या किया है, एक ही फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से यूज किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल के हिसाब से फॉर्मूला को चेंज करना पड़ता है। लेकिन आप एक याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, बाकी आप सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नेक्स्ट देखते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। तो टोटल एनर्जी हमें निकालनी है, तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन हमें पता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज कांस्टेंट है वो याद करना है, और पैरेलल में कौन सी चीज कांस्टेंट है वो याद करना है। तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट था आपका और पैरेलल में भी कांस्टेंट था, तो उसके हिसाब से ये तीनों में से कोई तो एक फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपका चार्ज कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, एंड अगर आप पोटेंशियल कांस्टेंट रख रहे हो तो सी वी स्क्वायर ये फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा। एनीवेज, सो देखते हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है मेरे पास, सो क्यू इज अ कांस्टेंट, सो यू इज हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सी एस होता है ना, सो 1 अपॉन सी एस होता है ना, वहां पे देखा था। सो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Cn। सो U इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करो, सो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस डॉट 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 क्यू स्क्वायर अपॉन 2Cn। सो यहाँ पे इसको अगर आप U1 बोल रहे हो, मतलब फर्स्ट कैपेसिटर का अगर चार्ज आप धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हो तो उसकी एनर्जी U1, सेकेंड की एनर्जी U2, थर्ड की एनर्जी U3 अप टू UN। सो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 अप टू UN। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी पोटेंशियल वैल्यू V कांस्टेंट होता है, सो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Cp इंटू वी स्क्वायर, है ना। तो Cp के जगह पे क्या लिख सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होता है, इंटू वी स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करो, हाफ ऑफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ ऑफ Cn वी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली U की वैल्यू होगी आपकी U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN के बराबर। तो ये बन गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंस इसको आप U1 बोल रहे हो, इसको U2 बोल रहे हो, समझ रहे हो ना, इसके हिसाब से U1 U2 को रिप्रेजेंट किया है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी किसको बोलते हैं, है ना, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी हम लोग स्मॉल सिंबल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी का कोई भी एक वैल्यू लिख दो, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हो, एरिया इंटू जो भी डिस्टेंस है ना। सो एरिया इंटू डिस्टेंस नहीं बोल सकते, सॉरी, अगर मेरे पास ये है तो एरिया इंटू टोटल एरिया और एक लेंथ, तो D ये लेंथ है, तभी जाके वॉल्यूम मिलेगा। सो C की वैल्यू आप एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D सब्स्टिट्यूट करो, और V के जगह पे, पोटेंशियल के जगह पे E इंटू D सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो ये दो सब्स्टिट्यूशन से मेरे पास यहाँ पे करो, सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू ED होल स्क्वायर अपॉन AD। तो इसमें से A एक कट होगा, क्या होगा, इसमें से एक D और एक D कट हो जाएगा, है ना, और नीचे भी एक D है, तो सारे D गए। सो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। सो U की वैल्यू होगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड ये किधर रखा है, वैक्यूम में रखा है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो आपने वैक्यूम में रखा है। लेट अस डिस्कस द अनदर कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या चीज है, आसान है, पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अल्टीमेटली हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन के लिए हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये एक तरीका है। तो कैसे कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, मेरे पास एक मार्कर है, मार्कर को मैंने यहाँ से नीचे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और इधर से ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टॉर्क फॉर्म हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ अ कपल, जिसकी वजह से रोटेशनल इफेक्ट मिल रहा है आपको। अगर इनिशियली मेरी पोजिशन ऐसी है तो इनिशियल एंगल मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 है, थोड़े टाइम के बाद फोर्स लगाने की वजह से θ2 हो गया, तो हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं ना। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के टर्म्स में हो रही है। तो डाइपोल जो है वहां पे भी हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। अभी देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। मान लो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल हैव अ टू पोल्स -q + q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय p वेक्टर। ये पॉइंट नंबर 1 है, रटा हुआ होना चाहिए। हर एक डेरिवेशन के स्टार्टिंग में मैं सेम चीज बता रहा हूं, अभी तक आपका याद भी हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे तो मतलब जिंदगी भर याद रखते हैं, कभी भी ऐसा डाइपोल पूछा तो अल्टीमेटली पॉइंट नंबर 1 उनके मुंह से यही निकल जाता है। सो एनीवेज पॉइंट A जो है -q की वजह से यहाँ पे जो भी फोर्स होगा वो F = -q E वेक्टर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये डायरेक्शन में और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
दूसरा जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, है ना, ये पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो दो फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। लेट डाइपोल ने जो एंगल बनाया दैट एंगल इज अ थीटा, तो अल्टीमेटली ये ऐसा Z फॉर्मेशन है तो ये एंगल भी हमारा थीटा बन जाएगा। इनको नाम देते हैं ए बी। अभी हमें क्या करना है, अभी ये जो डॉटेड लाइन है वो हटा दो, इमेजिनेशन से हटा दो। हमें क्या चाहिए, मेरे पास दो फोर्सेस है और दो फोर्सेस के लिए अगर मुझे टॉर्क चाहिए ना तो मुझे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में लगता है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को नीचे एक्सटेंड करो और ये लाइन को नीचे एक्सटेंड करो, तो अल्टीमेटली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू मिल जाएगा। देखो ना, इसको इधर उठा के रख दिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया ना। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, तभी जाके टॉर्क की वैल्यू हमें मिलेगी। तो अल्टीमेटली ये हो गया आधा हाफ, जो डेरिवेशन हमें करना है उसका आधा हो गया, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर बाकी का आधा थोड़े टाइम के बाद करते हैं, तभी जाके आपको समझेगा। सो पॉइंट नंबर 1 क्या लिख सकते हो, लेट देयर एग्जिस्ट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू पोल्स -q + q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट व्हिच इज गोज फ्रॉम -2 +। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1। सो पहले मुझे डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यूज करके हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज एनर्जी possessed by a dipole in a particular position in external electric field। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसको बोल सकते हो आप, देखो ना, इसने कोई तो एक पोजीशन होल्ड करके रखी है। अगर ऑब्जेक्ट हवा में है तो इसने एक पोजीशन होल्ड करके रखी है mgh हाइट पे, यहाँ से यहाँ तक लेके आओ mgh2 हाइट हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे इसने कोई तो एक पोजीशन रखी है, थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज एनर्जी possessed by a dipole when it is placed in an external electric field। पॉइंट नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ अ मोमेंट ऑफ अ कपल जिसको आप टॉर्क बोलते हो। तो फर्स्ट हमें ये रोटेशनल इफेक्ट निकालना पड़ेगा। सो इसके लिए हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। तो टॉर्क के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ मोमेंट ऑफ अ कपल जिसको आप टॉर्क बोलते हो, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग कपल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो यहाँ पे कोई भी एक फोर्स लो, उसका मैग्नीट्यूड लो, अगर ये लेते हो तो भी इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, ये तो इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इज अ AC। सो ये हो गया, मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ अ कपल, या फिर इसको टॉर्क बोलते हैं, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग अ कपल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। सो टॉर्क इज F के जगह पे QE लिखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया AC। अभी यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन जो भी है उसका, सो AB इंटू साइन थीटा। तो AC इज इक्वल्स टू AB इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा आपका, AC अपॉन AB के बराबर होगा, है ना, और AC चाहिए तो AB इंटू साइन थीटा, तो लिख दिया। लेकिन AB के जगह पे भी कुछ लिखा जा सकता है, 2a लिख सकते हो क्या, तो लिखो ना। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू QE इंटू 2a इंटू साइन थीटा। सो Q इंटू 2a ये क्या होता है आपका, P होता है। सो Q इंटू 2a इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट, P के बराबर होता है। सो टॉर्क इज P साइन थीटा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। सो टॉर्क इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, है ना, और अंदर बाहर डिपेंडिंग करता है कि P और E की वैल्यू कैसे आप कंसिडर कर रहे हो। सो इट ट्राइज टू रोटेट, अभी ये टॉर्क क्या करेगा, इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया मेरा डेरिवेशन का आधा हिस्सा। अभी बाकी का आधा हिस्सा देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, वर्क डन कंसिडर करना है। तो इनिशियली यहां से यहां तक अगर आपको उसको मूव करना है ना, तो छोटा सा वर्क डन होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, है ना, स्मॉल वर्क डन। सो टॉर्क की जगह पे P साइन थीटा इंटू डी थीटा रखोगे। तो मान लो इनिशियली ये जो एंगल था वो θ1 था, और थोड़े टाइम के बाद इसका एंगल बनेगा θ2 विथ हॉरिजॉन्टल। अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेना है तो वैसे ले सकते हो। सो एनीवेज, सो वर्क डन θ1 से θ2 अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो इनिशियली एंगल θ1 है, थोड़े टाइम के बाद ये एंगल θ2 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw θ1 से θ2 P साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये बन गया मेरा वर्क की वैल्यू। अभी P तो कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो लिख दो। सो W इज इक्वल्स टू P साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ2 θ1 वो तो लिमिट्स है, एंड वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यही इक्वेशन किसके बराबर है, U के बराबर है। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस P, ये माइनस बाहर आएगा, cos θ2 माइनस cos θ1 इंटीग्रल्स के वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और J में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जूल्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस P cos θ2 माइनस cos θ1। तो यहाँ पे क्या किया, θ1 से θ2 तक इसको आपने रोटेट किया है। अब इसमें केसेस है, केसेस कैसे कर सकते हो, θ1 की वैल्यू θ2 की वैल्यू आपको रिस्पेक्टिव वे में सब्स्टिट्यूट करनी है, 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री जो भी आपको चाहते हो।
तो सबसे पहले देखो, अगर इन द डायरेक्शन है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, परपेंडिकुलर अगर आप रखते हो तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। ये ऑल डेरिवेशन ऑलरेडी हमने देखा है। तो यहाँ पे देखते हैं, डाइपोल अलाइन करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें, तो θ1 की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो और θ2 की वैल्यू थीटा के साथ रखते हो आप, सो वैल्यू क्या होगी, u इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी, ये 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, तो रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूट करो। देखो ये इधर और ये इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos θ2 की जगह पे cos थीटा आएगा, cos θ1 की जगह पे cos 0 आएगा, तो वहां पे आप लिख सकते हो 1। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, डाइपोल अलाइन परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, तो θ1 की वैल्यू पहले 90 डिग्री हो गई आपकी, एंड θ2 कोई भी एक फाइनल पोजीशन हो सकती है, लेट दैट पोजीशन इज अ थीटा। सो u इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो, cos थीटा की वैल्यू θ2 की वैल्यू थीटा के बराबर है, एंड cos ऑफ 90 डिग्री 0 होगा, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, सो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये बन गए दो पॉसिबल केसेस। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, वेटेज विल बी 3 मार्क्स, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।